और आप प्रधानमंत्री रहते हुए ये भी नहीं जानते कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में जरा सा भी फेरबदल, जरा सा भी संशोधन राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन कर सकते हैं। आपको ये भी जानकारी नहीं है। आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के। कर्नाटक की बात करते हैं ना, कर्नाटक में मुसलमानों को 2B पिछड़े की श्रेणी में डाला गया, लेकिन ये हमने नहीं किया। ये 1974 में जो पिछड़ा आयोग वहां पर बना था, हवानूर जी की अध्यक्षता में, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया। और इसकी भी अब आप असलियत सुन लीजिए। आपके घटक दल के सहयोगी देवेगौड़ा जी दम्भ भरते हैं कि उन्होंने दिया था यह आरक्षण। 3 दशकों से है यह आरक्षण। पहले तो देवेगौड़ा जी से पूछिए, जिनको आप कल आप गोदी में बिठा के घूम रहे हैं, कि उनकी क्या मान्यता है इसके बारे में। और दूसरा, 3 दशकों से है, 30 साल से है। आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार रही, 10 साल से आप केंद्र में हैं, आपने इसकी मुखालफत कभी नहीं करी। आप कभी नहीं गए किसी न्यायालय में, तो झूठ क्यों बोलते हैं आप? और एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया? जी नहीं, बसवराज बोम्मई की सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि यह आरक्षण खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और कहा संशोधन होने तक इस पर कुछ नहीं होगा, बड़ी फटकार लगाई। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? आपकी बीजेपी की कर्नाटक की सरकार को, जिसको लताड़ के फेंक दिया कर्नाटक की 6.5 करोड़ की जनता ने, उन्होंने लिख कर दिया, बोला, सदन में बोला, कर्नाटक में लोगों को बरगलाने के लिए बोला कि हमने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 से 17% करने की और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 से 5% करने की एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि पकड़ लिए जाते हैं। मोदी जी के ही सामाजिक न्याय के मंत्री नारायण स्वामी जी ने कहा सदन में मार्च 2023 में, ऐसा कोई प्रपोजल बीजेपी की तत्कालीन कर्नाटक की सरकार के पास से नहीं आया है। तो ऐसे बेधड़क होकर झूठ बोलते हैं। हार आपके सामने है और जरूर आप लोगों को बरगलाएंगे, जरूर आप बौखलाए हुए हैं, लेकिन झूठ तो ऐसे बोलिए कि थोड़ी थोड़ी देर पर पकड़े ना जाइए। मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर लेती हूं। पिछली बार यहां पर थी, हमारी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका दुख भी रहा, उसका मलाल भी हुआ। 500 में सिलेंडर मिल रहा है सबको मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा दावा किया था। अभी मैं छत्तीसगढ़ में थी, मुझे लोगों ने पकड़ दिया, उन्होंने कहा आप पूछिए उनसे क्यों नहीं दे रहे हमें 500 में सिलेंडर। हमने कहा ना बगल वाले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं ना आपको दे रहे हैं, ये जुमला था, आप समझ नहीं पाए थे क्या? वहां पे एक महतारी बंधन योजना शुरू करने की बात थी, 5 महीने में 1 किस्त आई है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहां के लिए प्रॉमिस करी गई। एमएसपी आ गया, एमएसपी किसानों के पास। एमएसपी तो 3100 पे लेने वाले थे, बगल वाले छत्तीसगढ़ की तरह। आया क्या? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका समाधान, जिसका उत्तर लिखना जरूरी है और पता भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों को बरगलाने के लिए कुछ भी कहिए। आपकी यहां की सरकार ने 38 मुस्लिम जातियों को शामिल किया है आरक्षण में, तो क्या वो भी कांग्रेस की देन है? तो मेरा अपना मानना है कि इधर उधर की बातें करने के बजाय, म से मुर्गा, म से मछली, म से मीट ढूंढने के बजाय, जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री को म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा और म से मणिपुर नजर आ जाएगा, वो अनर्गल बातें नहीं करेंगे। और मोदी जी से सिर्फ मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, छोटे मुंह बड़ी बात, सब कुछ करिएगा, इस देश की ब्याहताओं का अपमान मत करिए। आप निभाएं या ना निभाएं, इस देश के करोड़ों लोग विषम परिस्थिति में दाम्पत्य सूत्र में बंधकर पति पत्नी एक दूसरे की ढाल बन के दाम्पत्य का बंधन निभाते हैं। और चाहे वो तागे का मंगलसूत्र पहने या सोने का पहने या चांदी का पहने, यह मंगलसूत्र उनके दाम्पत्य के जो सूत्र है उसका प्रतीक होता है। उसका असम्मान मत कीजिए और उस पार्टी से मत कीजिए जिसकी नेता ने अपने जेवर जंग के दौरान इस देश को दे दिए। उस पार्टी से मत कीजिए जिसने अपना सुहाग इस देश पे न्यौछावर किया है। अन्यथा बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के बारे में मोदी जी जितना कम बोले उतना उनको शोभा देता है। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल आप लोग इसी मुद्दे पर करिए तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। एक एक करके ले लेंगे। हाँ, गौरव
बहुत अच्छी कोशिश आपने करी मुझसे अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों को जानने की, इसके लिए साधुवाद। आपके हाथ में कुछ चोट देखी, होप नथिंग सीरियस। कांग्रेस पार्टी 1.5 व्यक्तियों के मनमर्जी से नहीं चलती है जैसी भाजपा चलती है। हमारे यहां कौन कहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सीईसी करती है। और चुनाव जो भी होगा वो छुपकर कमरे में दुबक कर तो नहीं लड़ेंगे, खुलकर लड़ा जाएगा जो भी लड़ेगा। तो जैसे ही निर्णय होगा, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों को जरूर पता चल जाएगा, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो या अन्य कोई जगह हो। एक बात लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये है कि वो विंध्याचल के उत्तर में भी और विंध्याचल के दक्षिण में भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। मैंने तो बार बार कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत इतना मिला, 10 सालों में इतना प्यार मिला। दक्षिण चले जाएं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतनी मोहब्बत करता है देश आपसे। एक जगह से चुनाव लड़के दिखा देते मोदी जी, हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही निर्णय होगा आप लोगों को पता चलेगा। आपका दूसरा सवाल से मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे लगता है धुरंधर चुनावी दौरे प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी सब लोग कर रहे हैं। जहां हम लोगों को जाने का बोला जाता है हम लोग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ये बीजेपी बनाम इंडिया का चुनाव है। ये इस देश की जनता ने लड़ने की ठान ली है। आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, लोग बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, गुर्बत की बात करते हुए नजर आते हैं। आपको बीजेपी का कोई भी नेता इस बारे में बात करते हुए नजर आता है? मतलब 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपको 2002 की ही स्क्रिप्ट पढ़नी थी तो बेवजह आपको इस देश ने चुना। कुछ तो 10 सालों में सीखा होता, किया होता मोदी जी ने। मेरा सवाल आपसे ये है कि जातिगत जनगणना करा करके राहुल गांधी सबको अपना अपना हक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनका कहना यह है कि ऐसी चीज करके राहुल गांधी लोगों को जात, धर्म और मजहब में बांटते हैं। आप ही के सवाल पर मैं एक दूसरा प्रत्युत्तर सवाल कर लेती हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सदन में खुलकर बोला है कि वो इसका समर्थन करते हैं। चुनावी रैली में मोदी जी एक बात करते हैं, चुनावी रैली से परे दूसरी बात करते हैं। मोदी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे शक है कि उम्र का तकाजा तो है ही, बहुत थके हुए, हारे हुए और मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं। हर व्यक्ति हार नहीं झेल पाता है। मोदी जी को आगामी हार दिख रही है और उसके चलते संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मोदी जी इस देश के सामने 2 टूक हाँ या ना में बताएं कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ में हैं या उसका फेवर करते हैं। मोदी जी बात कहते थे, अभी तक कहते नहीं थकते थे कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने आप ओबीसी बन गए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पिछड़े वर्ग से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। जब ओबीसी के हक की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं इस देश में कोई जाति नहीं है। तो आपका कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। अगर आप ओबीसी हैं तो दूसरे ओबीसी को भी मिलने दीजिए आरक्षण। आप कहते हैं इस देश में 2 ही जातियां, अमीर और गरीब, ये भी अच्छी बात है। गरीबों के लिए आपने क्या किया? इस देश में जब कोविड आया तो दवाइयों और इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए दर कौन भटका? गरीब भटका, मध्यम वर्ग भटका, निम्न मध्यम वर्ग भटका। इस देश में जब मजदूरों को पैदल चिलचिलाती धूप में फफोले और छाले लिए चलाया गया तो कौन चला? गरीब चला। इस देश में 5 किलो राशन भरने का जो आप दम भरते गरीब को दे रहे हैं ना। इस देश के जो करोड़ों युवा भटक रहे नौकरियों के लिए, आवाज उठाते, जिनको आप लाठियों से मारते, वो गरीब है ना, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं ना। जो मां एक रोटी रात की कम खाती है कि बाबू पड़ जाए, वो गरीब है ना। क्या किया आपने गरीबों के लिए? आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20%, और ये आपका आंकड़ा है, आपके नीति आयोग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। जिस नीति आयोग की फर्जी रिपोर्ट से आप कहते हैं आपने गरीबी खत्म की है, उसी रिपोर्ट का यह आंकड़ा है कि 20% इस देश की आबादी, 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रही है। जिस गरीब की आप बात करते हैं उस गरीब के आटा, दही, दवाई, पढ़ाई पर जीएसटी आपने लगाया। जिस गरीब की आप बात करते हैं सबसे गरीब 50% आबादी से 64% जीएसटी आप वसूलते हैं। क्या बात करते हैं ये?
किस गरीब के सगे हैं मोदी जी? मोदी जी पूंजीपतियों के, अमीरों के सगे हैं, उनकी सरकार चलाते हैं, उनके लिए नीतियां और कानून बनाते हैं। You look like an educated man. Let me ask you a counter question. Who are minorities in this country? Do we have to define minorities, or does the Constitution of India defines minorities? The Constitution of India clearly states there are minorities like Christians, there are minorities like Sikhs, there are minorities like Jains, there are minorities like Parsis, like Sindhis, multiple other communities. Why should you believe only Muslims are minorities? Even the Maulana Azad scholarship that we speak about, you will be surprised to know that more than 50% of that scholarship goes to non-Muslims, almost 70%. So what sort of a stupid argument does the BJP raise when they say Muslims? आपने करा सर्च, बहुत अच्छा किया, आपको मुस्लिम्स ही क्यों माइनॉरिटी नजर आते हैं? आपको पारसी माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? आपको सिख माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? आपको सिंधी माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? कितने सिंधी आज हमारे पार्लियामेंट में? कितने सिंधियों को टिकट दिया है बीजेपी ने? मैं पूछना चाहती हूं, असलियत यह है कि आप इस देश को एक रंग, एक भाषा, एक भूषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह संविधान जो इस देश का सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, ये मुझे और आपको आजादी देता है कि आप अपनी भाषा बोलिए, मैं अपनी भाषा बोलूं, आप अपने तरह से जिंदगी जिए, मैं अपने तरह से जिंदगी जीऊं, आप जिससे शादी करना चाहिए वो करिए, मैं अपने मर्जी से करूं। ये संविधान मुझे आजादी देता है। ये कौन होते हैं आजादी छीनने वाले? इनके लोगों ने बार 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 बोलकर सच सामने कर दिया, और वो सच इतना भयावह है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और उसी के चलते ये हारेंगे, क्योंकि ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने हक का हनन नहीं सहेगा। भाई साहब आप पूछ लीजिए एक प्रश्न। No, I think I have very specifically satisfied the common general voters. When you say economic and social caste census, that includes the poor, that includes the EWS, that includes the so-called upper caste, which is actually a minority, but they should also be included. One should know how many poor from the so-called upper caste are. मैं ठाकुर हूं, आप हो सकता है ब्राह्मण हो, हमारे वर्गों में हो सकता है बहुत गरीब हो, जिनको कोई भी फायदा न मिल रहा हो सरकारी योजनाओं का, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये कैसे पता चलेगा? ये हम और आप बैठ के प्रेस वार्ता में या मोदी जी अपने राजस्थान के फर्जी भाषण में पता करेंगे? ये तो जब आप एक्सरे करिएगा, जब जातिगत जनगणना करिएगा तो पता चलेगा। और आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना की पैरवी तो खुद नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अब चुनावी रैली में उसका विरोध कर रहे हैं। तो गरीब देख रहा है, गरीब देख रहा है कि कौन हमारी बात कर रहा है, और गरीब हर वर्ग का, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या सामान्य वर्ग का, वो देख रहा है कि कौन हमारी पैरवी कर रहा है और कौन उसकी खिलाफत कर रहा है, कौन उसकी मुखालफत कर रहा है। जी अगर मैं 29 में से 29 कहूं तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति होगी। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप उत्साह से लड़ते हैं। हमारा ऐसा मैनिफेस्टो है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। हमारा मैनिफेस्टो शायद इतना अच्छा है कि मोदी जी उससे ध्यान ही नहीं हटा पा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरह मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पहले फेज ने एक खाका बनाया है, उससे ये पूरी तरह से साफ है कि साउथ में बीजेपी साफ है और नॉर्थ में बीजेपी हाफ है। तो ऐसा होने पर ही ये भाषा आपको सुनाई दे रही है, जिस भाषा को सुनकर मुझे पता है आप भी स्तब्ध रह गए कि इस देश का प्रधानमंत्री ये कैसे बोल सकता है। वो पहले चरण के मतदान के बाद ही क्यों आई? जी मैम। आपने क्योंकि उनका नाम लिया तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूं। मुझे लगता है कि मीडिया उनका एक बयान चलाएगा, दूसरा नहीं चलाएगा। उन्होंने कहा ये मेरी राय है। डॉक्टर सैम पिट्रोडा ने क्लियरली कहा ये मेरी राय है, और कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जयराम रमेश जी ने, हमारे सारे नेतृत्व ने कहा ये उनकी राय है, कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें देख लीजिए ऐसा कहीं कुछ है। 55 साल में हमने तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया,
हमने 1985 में एस्टेट टैक्स खत्म किया, और एक असलियत यह है कि इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट टैक्स की बात तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करी। 2014 में इनके वित्तीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 20 मिनट की स्पीच दी और उसकी पैरवी करी। 2017 में इनके बजट में उसकी चर्चा हुई। 2018 और 19 में इन्हीं के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, विदेशों में लगता है, उससे यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स को बड़े एंडाउमेंट आते हैं, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो आपके लोग उसकी पैरवी करें। आपके लोगों ने, जो फेक न्यूज के सरगना अमित मालविया है, उनके जैसे लोगों ने उसको ट्वीट करके कहा बहुत अच्छा है। जब हम लोगों ने दिखाया कि भैया आप ही ये बात करें तो वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, वो है उसके साक्ष्य। तो आपके लोग ये बात करते हैं। हमने इस देश को बेहतर आप भी जानती हैं, आपको नहीं पता कि उन लोग ये बात कर रहे हैं। तो मैंने सैम पिट्रोडा के प्रश्न पर पहले आपका जवाब देना जरूरी समझा। आपने उनका नाम लिया, उसका जवाब सुन लीजिए। उसका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर किया, हमने ये नहीं किया। हम लेकिन डंके की चोट पर यह कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करेंगे, और अगर आपको आपत्ति है तो आइए मैदान में और करिए हमसे बहस कि क्या गरीबों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी ने इस देश को नारा दिया गरीबी हटाओ। इंदिरा जी की पार्टी का विभाजन हुआ क्योंकि वो गरीबों के लिए उठ खड़ी हुई थी। तो इंदिरा जी की बात करना भाजपा को सूट करता है, मुझे लगता है आपके जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को नहीं करता है। देश के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, देश में आजादी के बाद के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। 2024 के भारत में अगर आपके प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पर एक भाजपा का नेता पेशाब कर सकता है तो जरूरी है कि उनको सशक्त बनाया जाए। एकाएक भोपाल क्यों आ गए? कोई रैली वैली थी? क्यों रात में एकदम से क्यों आ गए भोपाल? पता किया आप लोगों ने? रात को यार अभी आ रही हूँ आपसे, पहले एक सवाल ले लो आपसे भी, यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। 4:45 की फ्लाइट है। चलिए, मैं वो पन्ना दिखाना चाह रही हूं आपको। आप हमारे हिंदी के घोषणा पत्र के 7 और 8 नंबर पे चले जाइएगा, और उसमें हमने पॉइंट नंबर 8 में लिखा है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। हम तो पर्सनल लॉ में संशोधन की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल लॉ को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह को चश्मे का नंबर बदलवा देना चाहिए। या तो वो हमारा गलत मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, या अपने आका की तरह झूठ बोल रहे हैं, या चश्मे का नंबर बदलवा देना चाहिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये सब आरएसएस के वो शोधकर्ता हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, अपने बारे में एक सच नहीं बोल सकते। मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड पर, जो आपने पर्सनल लॉ की बात करी, उनकी कलई यहां पर खोली है, पूछिएगा सवाल उनसे। प्रश्न नंबर 8 पर पॉइंट नंबर 8 पूछ के चश्मे का नंबर अगर ना बदलवाना हो तो आगे से ये बात ना करें। जी, आप पूछ रहे थे सवाल। चलिए, आपने ये तो माना कि अचानक आए। वोटिंग परसेंटेज डाउन होने के मायने क्या होते हैं, यह अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं। और वोटिंग परसेंटेज 1 या 2% नहीं, 5-5, 6-6%, कहीं पर 12-12, 15-15% डाउन हुआ है, कहीं 18-18% तक मध्य प्रदेश में डाउन हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उदासीनता है इस सरकार को लेकर, इनके कामों को लेकर, लोग इनसे विमुख हैं। यह अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा क्षति होती है, चाहे वो 2004 हो या 2009 हो या जो असेंबली इलेक्शंस थे वो। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। 13 राज्यों में भाजपा अपना जनाधार खो रही है, ये एक बड़े प्रबुद्ध सेफोलॉजिस्ट का कहना था। ये अलग बात है कि प्रेशर में आके उनको अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन सत्य यही है, और ये सत्य नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह बखूबी जानते हैं।
खुश हूं ये सुन के, सच में मैं बहुत आनंदित हूं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहती थी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दी। 2 हफ्ते पहले तक मोदी जी क्या कह रहे थे, 400 पार 400 पार। 2 हफ्ते बाद उनको कहना पड़ रहा है इनको वोट मत देना, नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लोगों को हमें वोट देने से रोक रहे हैं। अरे आप तो 400 पार कर रहे थे, आपको क्या चिंता है कि अगर लोग वोट दे देंगे हमारा क्या हो जाएगा। तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया, उससे ये देश आशंकित हुआ। देश को लगा आपके लोगों की बात सुन के, चाहे वो लल्लू सिंह हो या अनंत हेगड़े हो या ज्योति मिर्धा हो या तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी, लोग आशंकित हो गए। और नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से ऐसी जमीन खिसकी कि 400 पार का नारा देने वाले लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो चलो कहीं ये स्वीकृति है कि कांग्रेस आने वाली है, अच्छी बात है। अमित शाह भोपाल क्यों आए कि मैं कैसे स्पष्ट कर सकती हूँ, मैं उनकी विरोधी पार्टी की हूँ, मैं स्पष्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपके जैसे खोजी और प्रबुद्ध पत्रकार, इसके बारे में जरूर आपको पता लगाना चाहिए कि गृह मंत्री, आपको लगता है राजगढ़ जाने के लिए उनको यहां पे रात को रुकने की जरूरत थी? अरे गृह मंत्री है देश के, किसको पुगालते हुए रखते हैं? स्पेशल हेलीकॉप्टर से चलते हैं, स्पेशल हवाई जहाज है, जहां जाना चाहे जिस समय जाना चाहे बिना पलक झपकाए चले जाएंगे। उन लोगों को तो आधों से एटीसी की जरूरत भी नहीं है। ताज होटल में रुके हैं, रातों रात आए हैं, पता नहीं किससे मीटिंग कर रहे हैं, क्या लेकर आए। ये खोजी पत्रकारिता तो आप लोग करके बताइएगा ना। क्या नहीं, अमित शाह जी बंगाल भी गए थे, अमित शाह जी मिजोरम भी गए थे, 21 सीटें बोल रहे थे, 1 आई थी। अमित शाह तेलंगाना भी गए थे, 2/3 बहुमत बता रहे थे, डिब्बा गोल हो गया। अमित शाह कर्नाटका भी गए थे, कह रहे थे 136 आने वाली है, कितनी आई थी? तो अमित शाह जी जहां जाते हैं ऐसा माहौल आप लोग बना देते हैं कि अमित शाह जी आए थे तो ये होता। अमित शाह जी बहुत जगह गए जहां पर नीलबटा सन्नाटा रिजल्ट रहा है। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अर्धरात्रि में आते ही आप लोगों को पता लगाना चाहिए। चलिए खैर, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका